Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज 17 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों क्योंकि आज संडे है तो हमारे पास बिजनेस सेक्शन इसके अंदर कवर नहीं होगा, बल्कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कवर होंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह पर बेस्ड होंगे। हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से करते हुए, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसके फर्स्ट पेज की बात करूँ ना, जो इसका न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट पेज है वो ये है, ठीक है। फर्स्ट पेज की अगर मैं बात करूँगा तो ये है। अब पता है क्या है, मुझे फर्स्ट पेज के अंदर ये जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है यहाँ पर यूपी का, ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ भी ये डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर ना एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला गया है। ऑलरेडी वहाँ दो थे, तीसरा एयरपोर्ट खोला गया इंटरनेशनल लेवल पे जिसका नाम है खुशीनगर। अब बेसिकली मुझे ये न्यूज़ क्यों कवर करनी है उसके पीछे का रीज़न सुनो। रीज़न ये है क्योंकि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है ना, तो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि इकॉनमी को उससे क्या क्या बेनिफिट पहुंचते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन किया जाएगा, तो इसके जब इनैग्रेशन होगा उसके बाद जब इसमें कामकाज स्टार्ट हो जाएंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा पहुंचेगा, ये एक एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पर बता रखे। सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो इससे जो हमारा मूवमेंटम और कनेक्टिविटी है इंटरनेशनल स्केल पे वो हमारा रैंप अप होगा। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर और भी कई सारे जो प्लेन्स हैं वो यहाँ पर रीच मतलब पहुँच सकते हैं, कहाँ पर, खुशीनगर के अंदर। यानी क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर लैंड करेंगी ही करेंगी। नंबर टू, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप कभी आप बोध गया जाना चाहते हो, सारनाथ जाना चाहते हो, तो आप यहाँ तक जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या जो टेम्पल्स हैं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो कम से कम टाइम के अंदर आप यहाँ कवर कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे सोमनाथ टेम्पल जाना है, सॉरी बोध गया में जाना है, या फिर मुझे वहाँ के और जो वैशाली बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स हैं उनमें जाना है, तो अगर यूपी जाऊँगा तो हो सकता है मुझे ट्रेन से 8-10 घंटे का सफ़र तय करना पड़े। मैं यहाँ से सीधी फ्लाइट पकड़ूंगा 45 या 50 मिनट के अंदर मैं आराम से जो है वहाँ पर खुशीनगर पहुँच जाऊँगा, और वहाँ से जितने भी टूरिस्ट प्लेस है मैं उनको कवर कर सकता हूँ 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टूरिज्म है वो भी इंक्रीज़ होगा। नंबर थ्री, अब टूरिज्म की ही बात चली यहाँ पर, क्योंकि देखो टूरिज्म दो तरीके के होते हैं। एक तो इंटरनेशनल टूरिज्म होता है कि बाहर के फिरंगी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं देखने, और दूसरा हमारे देश के ही लोग, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हमें यूपी की चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगे क्योंकि उसको हमने कभी देखा नहीं होगा, हमारे लिए एक नई चीज़ होगी। तो टूरिज्म सेक्टर जो है ना, इस एयरपोर्ट की वजह से 20% तक बढ़ने पर यहाँ पर बात की गई कि 20% यहाँ पर टूरिज्म हमारा इंक्रीज हो सकता है। नंबर फोर, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन पंच पूर्वांचल विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोकल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट विल ग्लोबल रिकॉग्निशन। क्या है, अब आप सोच के देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरेंगी तो यहाँ के जो लोग होंगे, जो बाहर के लोग इंडिया में आएंगे, तो वो टूरिज्म को तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में वो रोजगार के लिए अवसर प्रदान करेंगे। कैसे, सोच के देखो, जब वो किसी होटल में स्टे करेंगे तो होटल वाले को क्या मिले, गेस्ट मिले जिनसे उनको पैसा मिला। दूसरा, जब वो गेस्ट आएंगे तो खाएंगे पिएंगे, शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, तो लोकल लेवल की जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगी, इंक्रीज होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बूस्टअप हो रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से होटल्स वगैरह बनेंगे, अच्छी अच्छी रोड बनेंगी, एयरपोर्ट तो बन ही रहा है, इसके साथ साथ कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी साथ के साथ होते रहेंगे। और इससे क्या होगा, हमारा, एक बात बता दो, इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबा जो लार्जेस्ट हाईवे, अगर मैं बात करूँ स्टेट में लेवल पे, तो 3200 मीटर का यानी 3.2 किलोमीटर का जो हाईवे है वो यहाँ पर बना है, जिसकी विड्थ 45 मीटर्स है। मतलब अभी तक अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे जो हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें इतना लंबा रनवे जो है लगभग देखा जाता है सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर तक का रनवे बनाया जाता है। बट यहाँ पर जो रनवे दिया गया है वो 3.2 यानी 3.2 किलोमीटर का जो है यहाँ पर आपको रनवे देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे लगा ये न्यूज़ इसलिए कवर करनी चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर चलता है तो उससे हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इसकी तस्वीर, ये खुशीनगर की तस्वीर है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ठीक है। और ये यूपी का थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यूपी के और जो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनके क्या नाम है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में एक बार बताना। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने पास, ये है हमारा पेज नंबर 1, एक तरह से हम कह सकते हैं यही हमारा पेज नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, 8 किल्ड एज रेन कॉज
इन केरला, देखो केरला में एक रेन हुई, मतलब जो बरसात हुई उसके अंदर क्या हुआ, बाढ़ देखने के लिए मिले। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो एक बस है वो यहाँ डूबती हुई नजर आ रही है। तो अब यहाँ पर हमारे लिए मेन चीज़ पता है क्या हो जाती है, कि जो ये बाढ़ वगैरह, ये जो रेन्स वगैरह है, ये कितने टाइप की होती हैं, क्यों आती हैं, उसके पीछे क्या ह्यूमन रीजंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता करना है। क्योंकि हमें अपने सारे सब्जेक्टों को, अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अपने सब्जेक्टों के साथ कवर करते हुए चलना है। तो चलिए, मैंने इसके रिगार्डिंग नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हैवी रेन्स ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी हैवी रेन होती है तो लैंडस्लाइड्स होती हैं। चलो पहले मैं आपको लैंडस्लाइड्स के बारे में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप ये देख सकते हैं लैंडस्लाइड में क्या होता है, कि रॉक्स में क्या होता है, अगर मान लो उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, मतलब रॉक जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर से रॉक नीचे गिरेगी तो जिस मोमेंटम से गिरेगी, जिस स्पीड से गिरेगी, तो नीचे वाली सॉलिड रॉक को भी तोड़ती हुई जाएगी। तो इसे लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो बरसात है उसके अंदर लैंडस्लाइड जो है वो बहुत देखने के लिए मिला। अगर हम लैंडस्लाइड को डिफाइन करें तो बोल सकते हैं लैंडस्लाइड क्या होता है, मास ऑफ रॉक का मूवमेंटम होता है, जो अर्थ की ग्रेविटी उसको क्या कर लेती है, नीचे अपने पास खींच लेती है। इससे क्या होता है, कई सारे हमारे पास जो डिजास्टर वगैरह वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कि लैंडस्लाइड में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जिस स्पीड से नीचे आके गिरते हैं, अगर वो किसी को हिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं जो है एक पेंडेमिक सिचुएशन से बना देता है। अभी क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न तो है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होता है ऊंचे ऊंचे पत्थरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से जो लैंडस्लाइड्स हैं वो होती है। नंबर 2 ये होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो लैंडस्लाइड है उनको करने में बढ़ावा देती है। सोच के देखो, अगर एक हिली एरिया में कहीं कई सारे पेड़ लगे हैं, मैंने उन पेड़ों को कट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो उनकी रूट ने जो सॉइल को पकड़ा हुआ था, वो उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी, और जैसी सॉइल की पकड़ ढीली होगी तो वो जो टुकड़े हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो कहा जाता है कि जितने भी हिली एरियाज होते हैं यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जो वहाँ का डेजर्ट, जो वहाँ का फॉरेस्ट है, आप उसको रिमूव करोगे। फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, कि जो पेड़ वगैरह उन्होंने जड़ जड़ से अपनी ज़मीनों को पकड़ा हुआ है, सॉइल को पकड़ा हुआ है, वो सारी उनकी जो पकड़ है वो ढीली होती चलेगी, और इसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और हमारे यहाँ पर ये जितने भी हमारे हिली एरियाज़ हैं उनमें ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो ये तो था हैवी रेन के बारे में बात। इसके बाद यहाँ पर एक और बात करेंगे हम, क्योंकि मैंने इसके लिए दो चीज़ें बनाई। फ्लड। अब फ्लड क्या होता है, ये हमारे जीएस पेपर नंबर 1 जियोग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फ्लड में क्या होता है कि ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है जो हैवी रेनफॉल की वजह से होती है। जब एक एक्सेसिव क्वांटिटी में रेनफॉल होती है तो फ्लड जैसी सिचुएशन यहाँ पर जनरेट होती होती है। अब क्या होता है, बेसिकली ये चीज़ें क्यों होती हैं, तो ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैश फ्लड। ये क्या होता है कि जैसे हैवी रेनफॉल हुई तो जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, सी लेवल, तो यहाँ से क्या होगा, सी लेवल कह लो, या जो गलियों में पानी हो जाता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, हमारे यहाँ पर जो बाढ़ है वो आनी शुरू हो जाती है। दूसरा इसका रीज़न है रिवर फ्लड। रिवर फ्लड में क्या होता है कि रिवर का जो लेवल है, जो नदियाँ होती हैं, जो सहायक नदियाँ होती हैं, उनका जब लेवल बढ़ता है तो आसपास के खेत खलियान में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। तीसरा होता है कोस्टल फ्लड। कोस्टल फ्लड का मतलब होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बादल है वो एक जैसे दूसरी एरिया पर बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं और वो हैवी रेनफॉल करते हैं। तो इसकी वजह से कोस्टल एरिया में क्या आते हैं, फ्लड्स वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो गया, नॉर्थ बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और कोस्टल एरिया लाइक आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, साउथ साउथ का गुजरात हो गया, इन जगहों पर ये जितने कोस्टल इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लड यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो ये सारी बात यहाँ पर बोलेगी। तो आर्टिकल हमसे यही बोला था कि 8 लोगों की जो है जाने गई है केरला में फ्लड के आ जाने से। तो मैंने आपको फ्लड के बारे में बता दिया, और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं वो भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, दैट इज़ माइनिंग अफेक्ट विलेजर्स इन उड़ीसा डिनाइड रिलीफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आप हमेशा याद रखना, जब भी माइनिंग का काम किया जाता है ना, माइनिंग का काम किया, जैसे कोल माइनिंग हो गया या कोई मिनरल का माइनिंग हो गया, तो उसको अर्थ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें से खुदाई वगैरह करके उसको निकालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप खुदाई करोगे तो जो एनवायरनमेंट है वो हमारा पॉल्यूट होगा, बिकॉज पर्टिकुलर मैटर लाइक PM10 हो गया या PM2.5 हो गया, ये क्या करेंगे, ये उड़ना शुरू कर देंगे और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, उड़ीसा के जो लोग हैं, जैसे मान के चलो उड़ीसा एक स्टेट है, स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट तो होते हैं, मान लो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर माइनिंग हो रही है और वहीं बॉर्डर इलाके पे लोग रह रहे हैं। अब क्या लोगों का इशू क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट
हमारा पॉल्यूट हो रहा है और उसकी वजह से हमारी हेल्थ पर कई सारे इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में आप हमें क्या करो, कॉम्पनसेट करो, जितना हमें ये नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो भी हमारा लॉस हुआ है उसका क्या करो, आप नुकसान करो। तो यहाँ पर साफ साफ उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से मना कर दिया कि ऐसा कोई लॉस हम आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर लॉस तो छोड़ो, बट एटलीस्ट माइनिंग को इस तरीके से उन एरियाज में किया जाए ना जहाँ पर आपको लगता है कि ह्यूमन थोड़े कम है। वैसे उड़ीसा वालों की भी गलती नहीं है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अगर पाए जाते तो ऑब्वियस बात है वो माइनिंग होगी। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बना देने चाहिए कि माइनिंग के आसपास के अराउंड 7 किलोमीटर तक के एरिया में कोई बस्ती नहीं हो सकती, कोई विलेज या स्मॉल टाउन भी नहीं हो सकता, जिससे कि लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में या लोगों को उन चीज़ों का कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ये छोटा सा आर्टिकल था, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, आपको भी एक अच्छी चीज़ जानने को यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद पेज नंबर 2 फुली एडवर्टाइजमेंट से भरा है, इवन पेज नंबर 3 भी हमारा जो है वो एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक छोटी सी न्यूज़ क्या आती है, एयर क्वालिटी फॉल टू पुअर लेवल इन दिल्ली। नो डाउट दिल्ली का ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने हमारे ऐसे ही होते हैं जहाँ पर दिल्ली का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो वेरी पुअर की ओर चला जाता है। फिलहाल अभी तो उतना ज़्यादा पुअर नहीं गया, बिकॉज अभी पराली वगैरह उतनी नहीं जलाई गई, वरना पराली वगैरह जब जलाई जाती है तो दिल्ली का लेवल वो हो जाता है कि आपको हर जगह धुआं ही धुआं नजर आता है और लोग सोचते हैं ये सर्दियों की फॉग है, लेकिन सर्दियों की फॉग नहीं होती, वो होता है धुएं की फॉग जो चैम्बर बन जाता है यहाँ पर। अब मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप इस फोटोग्राफ के अंदर देखना। चीज़ें हैं, आपको ये पता होना चाहिए हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो किस तरीके से मेज़र किया जाता है। दोस्तों अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 में है तो माना जाता है कि आपकी जो एयर है वो काफ़ी गुड क्वालिटी एयर है। अगर 51 से 100 के बीच में पाया जाता है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ऐसे में मॉडरेट माना जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड नहीं है। बट अगर आपका AQI 101 से लेकर 150 तक पाया जाता है तो ये अनहेल्दी माना जाता है। दिल्ली में लगभग 101 से 150 के बीच में ही चलता है, ठीक है, तो अनहेल्दी ये माना जाता है। और अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप वालों के लिए मानता है, मतलब जिन जैसे ओल्ड एज वाले लोग हो गए उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है, बट जो यंगर्स हैं उनके लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बट 151 से लेकर 200 तक ये सभी के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। और 201 से 300 में तो ये समझ लो वेरी अनहेल्दी होता है कि अगर आप इसको इनहेल करोगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को या बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करेगा ही करेगा। और 301 से 500 में तो हजार्डियस हो जाती है, मतलब बिल्कुल कह लो कि आप अगर 3 दिन भी अगर रह लो उस वातावरण में तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत आई आई इरिटेशंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो दिमाग है वो आपके बहुत ज़्यादा ब्रेन जो है वो पेन करेगा, आपका माइग्रेन की इशू आ सकती है। तो इस टाइप की ये हमारा AQI है, तो जिसमें टोटल हमारे 6 इंडेक्स पाए जाते हैं जो कलर के हिसाब से किए गए हैं, जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया, एम्बर हो गया, रेड हो गया, वॉयलेट हो गया और ये आपका ब्राउन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा AQI जो है वो मेज़र यहाँ पर किया जाता है। तो जो हमारा आर्टिकल था वो आर्टिकल ये क्या बोल रहा था कि जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का वो काफ़ी पुअर लेवल पे पहुंच गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PM2.5 जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाने लगे। अभी ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, फ्राइडे के दिन जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, फ्राइडे नहीं बल्कि सैटरडे के दिन अगर बात करें तो हमारा AQI 284 पर पहुंच गया था। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो 284 है वो हमारे किस में आता है, एक तरह से वो हमारा वेरी अनहेल्दी के अंदर आता है। तो समझो दिल्ली का जो AQI कितना ज़्यादा अभी इस टाइम ख़राब होकर चल रहा है, ठीक है। चलिए ये तो वैसे पूरा हमारा जो है उसमें चला रहेगा एडवर्टाइजमेंट में, ये भी पूरा एडवर्टाइजमेंट है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ भी यहाँ पर एक न्यूज़ आती है, वो न्यूज़ क्या आती है कि आपने अभी देखा कि जो दुर्गा पूजा हुई थी, ठीक है, और इवन नवरात्रे वगैरह भी हुई थी, तो लोगों ने दुर्गा पूजा पे जो मूर्तियाँ बनाई थी या जो मालाएं वगैरह होती हैं या जो फूल मालाएं जितनी भी होती हैं, इन सबको उन्होंने रिवर के पास ला के डंप कर दिया। अब देखो आप पूजा करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं पूजा के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैं होता भी कौन हूँ जो मना करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ना बीइंग अ इंडिविजुअल ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पूजा करना गलत चीज़ नहीं है, बट आप पूजा करने का जो गंद बाहर डाल देते हो वो चीज़ गलत है। आप सोचो आप अपने घर में जिस मूर्ति को आप पूज रहे हो आप उसको बाहर फेंक रहे हो। आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से मूर्ति बाहर पड़ी हुई है, किस तरह से उस पर चढ़ाए हुए फूल बाहर पड़े हुए हैं। आप फूल तोड़ते हो, चढ़ाते हो और फिर उनको फेंक देते हो। इससे बेहतर ये नहीं कि वो गुलाब जो है या जितने भी गेंदे वगैरह का फूल हैं वो अपने प्लांट में ही लगे रहें, वो अपनी उसी स्टीम में लगे रहें, तो कितना अच्छा लगे। लेकिन इन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल अपने लेवल पे सोचना चाहिए। और दूसरी बात, आप अपनी रिवर को कितना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हो, देख रहे हो किस तरह से गंदी गंदी रिवर है। अब इससे क्या होता है, जो मरीन में जितने भी हमारे फिशेज होती हैं नेगेटिव इंपैक्ट उन पर पड़ता है। और हमारे यहाँ पर जो किसान भाई लोग हैं और जो मछुआरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं फिशिंग एक्टिविटीज़ पर इन्वॉल्व है। तो जब फिशिंग उतनी ज़्यादा नहीं होंगे उनके जब आप पूरे पानी को ही ख़राब कर दोगे तो obvious बात है इसका इम्पैक्ट फिशेस पर पड़ेगा। तो
अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वे में हम पर ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ना सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा है। तो ये हमारा इंडिया है, ना कि कोई नाला है। आप देखिए रिवर है, कोई नाला नहीं, लेकिन कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आ रही है IMD इशू येलो अलर्ट 7 डिस्ट्रिक्ट इन केरला। अच्छा, IMD का मतलब है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन्होंने साफ साफ येलो अलर्ट जारी कर दिया है केरला के 7 डिस्ट्रिक्ट में। आप यहाँ पर फोटोग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से सडन वे में वहाँ पर बाढ़ आती है, जितनी कारें खड़ी होती हैं। इवन पुलिस की आप कार देख सकते हैं, इनोवा जो है वो किस तरह से डूबी हुई नज़र आती है। तो इस ये जो दिन होता है ना, जहाँ पर जो मानसून है वो अपने पीक पर होता है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड जैसे सिचुएशन, फ्लड जैसे सिचुएशन अपने ज़्यादा देखे जाती है। तो केरला ने तो बिल्कुल रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर दिया। येलो अलर्ट मतलब है कि अगर आप निकल रहे हो तो पहले आप थोड़ा सा वेदर के बारे में जान लो कि वेदर कैसा है, तो ही निकलो, अदरवाइज अपने घरों में रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर अभी देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर और अगर हम आगे चलें तो इस जगह पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमें अभी खास कवर करनी चाहिए। लेकिन राइट हैंड साइड पर एक न्यूज़ है, NSCN रिमेन्स फॉर्म ऑन फ्लैग टास्क रेज्यूम। अभी क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने इसके लिए नोट्स बनाए, तो मैं आपको नोट्स पर लेकर चलता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या है अप्रोच, देखो पहले मैं आपको नागालैंड के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये हमारे नागा पीस है। देखो नागालैंड की अगर आप सिचुएशन की बात करोगे तो आपको पता है जो भारत का बिल्कुल राइट हैंड साइड वाला इलाका है, वहाँ पर नागालैंड बिल्कुल लास्ट में पड़ता है। ठीक है, जैसे गुजरात हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, वैसे राइट हैंड साइड पे बिल्कुल क्या जाए पड़ेगा आपका, नागालैंड पड़ेगा। अब ये नागालैंड के अंदर नागा ग्रुप है, वो क्या बोल रहे हैं जानते हो? वो बोल रहे हैं हमें अपना खुद का फ्लैग चाहिए। मतलब हमें अभी इंडिया के साथ नहीं जुड़ना है, हमें इंडिया से अलग करके हमारी सोवरेनिटी, हमारी कंट्री को बिल्कुल अलग कर दो और हमारा एक फ्लैग भी अलग कर दो। अब क्या था, आपको पता ही होगा कि हमारा इंडिया जो है वो पूरा इंडिया, जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान, म्यांमार, ये सब हमारा ही इलाका था। तो उसके अंदर क्या था कि जब ये इलाकों का डिवीज़न हुआ था आज़ादी के टाइम पर, तो पाकिस्तान अलग हो गया था, एक इंडिया का एक पार्ट पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, म्यांमार बन गया। तो उसी टाइम नागालैंड भी बोल रहा था कि हमें भी अलग कर दो। लेकिन यहाँ पे जो हमारे वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इनको कन्विंस कर लिया और कहा कि आप अलग कंट्री ना बन के आप भारत के साथ मिल जाओ, ताकि आपको भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा, ये कह लो पूर्ण देश का दर्जा मिले। आप अकेले इतनी छोटी कंट्री बनोगे तो वो आप अपने रिसोर्सेज को खुद नहीं संभाल पाओगे। तो उस टाइम के राजा महाराजा ने बोला चलो ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो हम आपके साथ मिल जाते हैं। लेकिन अब इनका ये जो नागा ग्रुप है, ये बोलता है कि अब हमें इंडिया से अलग होना है और हम अपनी खुद की कंट्री डेवलप करना चाहते हैं, इवन अपना खुद का फ्लैग भी बनाना चाहते हैं। यानी अखंड भारत का जो निर्माण था वो खंडित होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चलो मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 के हिसाब से ये टॉपिक चलेगा आपका। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसने अपील किया है जितने भी नागा पॉलिटिकल लोग हैं कि आप इस तरह से कोई मतलब यूनिटी बनाए रखो, आप ये हरकतें मत करो, सरकार आपके साथ है, आपको क्यों अलग कंट्री बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, नागा ग्रुप जो है ये पिछले 23 सालों से इसी चीज़ पर डिमांड कर रहा है। लेकिन अब ये जो इनकी डिमांड है वो कुछ ज़्यादा ही पीक पर यानी बढ़ती हुई यहाँ पर जा रही है। अगर मैं बात करूँ नागा जो है, ये अराउंड, अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये अराउंड 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन, यानी आप कह सकते हो कि 25 लाख लोग जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं। इसमें 1.8 मिलियन तो नागालैंड के हैं, 0.6 मिलियन मणिपुर के हैं और 0.1 मिलियन जो है वो अरुणाचल स्टेट से आते हैं। ठीक है, तो ये नागा का पूरा अपना ग्रुप है और इनका जो ग्रुप है वो बर्मा के अंदर भी सिचुएटेड है। कहाँ पर? बर्मा के अंदर। बर्मा जिसे हम म्यांमार बोलते हैं ना आज के डेट में, वो पहले कभी बर्मा हुआ करता था। ठीक है, तो ये पूरा था। मतलब अब आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें हिस्ट्री निकाल दी। जिन लोगों को अच्छा लगता है ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना, वो डेफिनेटली यहाँ नोट से पढ़ सकते हैं। और ये सारे के सारे नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, अब वहाँ पे जाके इसको सीधा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी एक छोटी सी आर्टिकल थी जो मैंने यहाँ पर अपना डिस्कस कर दिया। तो बेसिकली क्या है इस आर्टिकल में, क्या सीखा आपने कि जो नागा ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें भारत से अपना अलग कर दो, और अगर अलग नहीं कर सकते तो हमें अपना फ्लैग जो है वो अलग से दिखाने की हमें मंजूरी दे दी जाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है टाइगर T3 बीइंग ट्रीटेड फॉर सीवियर वाउंड्स। अभी क्या है, आपको पता होगा कि अभी हमने कल की डेट में एक टाइगर पकड़ा था जिसने 2 लोगों की डेथ भी कर दी थी, जिसको बोलते हैं मडू मलाई नाम का ये जो टाइगर है, इसको पकड़ा गया है। और इसको जो है हमने एक तमिलनाडु के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें इसको छोड़ दिया गया है। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व क्या है, ये आपका जीएस पेपर नंबर 1 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इवन जीएस पेपर नंबर 3 के हिसाब से फॉरेस्ट रिसोर्सेज में टॉपिक आपका कवर होगा। अब क्या है बेसिकली, ये जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है ये कहाँ सिचुएटेड है, ये नीलगिरीज
जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, ये वहाँ पर जो है सिचुएटेड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इंडिया का पहला जो बायोस्फेरिकल रिजर्व है, वो कहाँ पर है, हमारा तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वो भी कहाँ पर हमारे केरला के अंदर पाई जाती है, मतलब तमिलनाडु आप बोल सकते हो। और नेशनल पार्क हमारा कर्नाटका के अंदर है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारत के सबसे मेन मेन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मेन पार्क हैं, उनके बारे में। अब क्या है बेसिकली, जितने भी टाइगर होते हैं, जैसे मान लो कुछ टाइगर्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं, तो उनको क्या करते हैं हम प्रिजर्व करने के लिए इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उनको रख देते हैं, और इनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस से इनकी जनसंख्या बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अगर इन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाए ना, तो हो सकता है कि उनको मार काट के खा जाए और उनकी प्रजाति ही लुप्त हो जाए। इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करते हुए चलना पड़ता है। और दोस्तों उसकी जो मैंने अभी आपको जो रिजर्व बताया था, उस रिजर्व की खास बात ये है, वहाँ पर एलिफेंट ग्रास पाई जाती है। एलिफेंट का मतलब होता है बड़ी बड़ी, जैसे झाड़ियाँ होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब आपकी हाइट से भी ऊंची ऊंची, वहाँ पर आपको ग्रास देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ पर आपको रोजवुड नाम की जो लकड़ी होती है, जो ज़्यादातर गिटार में यूज़ की जाती है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम इस रिजर्व की बात करें, तो इसमें 260 से भी ज़्यादा बर्ड्स की, मतलब पक्षियों की वैरायटीज़ यहाँ पर पाई जाती है। और अराउंड जो इंडिया में 8% से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो वहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। और ये बेसिकली टाइगर रिजर्व है, जो कि किसके लिए बनाया गया है, ताकि हम टाइगर की जो प्रजाति, जो लुप्त हो रही प्रजाति है, उनको यहाँ पर प्रिजर्व कर सके। तो आप इसके फोटोग्राफ देख सकते हैं। पहले क्या था ना, ये खुला घूम रहा था, खुला घूम रहा था, तो ये आदमियों पर अटैक करता था, 2 लोगों की जानें भी ले ली, लेकिन कल की डेट में हमने इसको पकड़ लिया है, ठीक है। चलिए, ये कोई इतना ज़्यादा खास नहीं था, बट क्योंकि हमारे बुक से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर कर लिया। अब ये एक आर्टिकल आता है, जयशंकर टू विजिट इसराइल फॉर हाई लेवल एंगेजमेंट। अब आप जानते हैं जो हमारे एस जयशंकराचार्य हैं, ये हमारे इंडिया के कौन है, फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब क्या होता है कि बेसिकली ये बाहर जाते हैं, ठीक है। अब जब ये बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। अभी इन्होंने अपनी मीटिंग किसके साथ रखी, इसराइल के साथ। आप जानते हैं इसराइल ये वही कंट्री है जिसका पिगासो सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर में है, ठीक है। तो इसराइल की कंपनी ने पिगासो सॉफ्टवेयर बनाया था। बेसिकली पिगासूस को लेकर बात करने के लिए नहीं आ रही है, बेसिकली जा किसके लिए है, ताकि आप जानते हैं इसराइल के अंदर अभी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, वहाँ के। तो उनसे अभी बायोलेटरल मीटिंग करके ये डिसाइड करें कि फ्यूचर सिनेरियो के अंदर ये किस तरह से इंडिया के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, और किस तरह से हम इनके साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश करें। आप जानते हैं अभी इसराइल की अगर हम टेक्निक की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है डिफेंस के अंदर। तो हम भी चाहते हैं कि इनके साथ अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन और अच्छे हो जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो डिफेंस इक्विपमेंट हम इनसे भी बाय कर सकते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट में हम 3 बड़ी बड़ी कंट्रियों पर डिपेंड है, मैं सच बताऊँ तो। पहली कंट्री है हमारी फ्रांस, ठीक है, जिससे हमने राफेल खरीदे। फिर सुखोई विमान आपको याद होगा रशिया से खरीदा, और इसराइल से भी हम बहुत सारे टैंक्स वगैरह बाय करते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंट्री हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये हाई लेवल की एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को सुधारने की यहाँ पर कोशिश, सुधरे हुए हैं लेकिन और अच्छे करने की, यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स नॉट बेस्ड एन ओपिनियन पोल। अब आपको पता होगा कल की डेट में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जर्मन की एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, 115 कंट्रियों का सर्वे किया, और ये पता लगाया 115 कंट्रियों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। तो उसमें भारत की रैंकिंग 101 आई। मैंने कल की न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, अगर नहीं सुना तो दोबारा सुन लो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा एक इंडेक्स निकाला गया जिसमें 115 कंट्रियों का इंडेक्स लिएगा, और भारत की जो वैल्यू है वो 101, मतलब भारत की रैंक 101 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पीछे से हम 101 पर आए, आप खुद सोच लो यहाँ पे, मतलब पीछे से हम एक तरह से बस 14वें नंबर पर रखे हुए हैं। और अगर हम बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की बात करें, भूटान की बात करें, म्यांमार की बात करें, इनकी रैंकिंग हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि अराउंड 70 से 90 के बीच में आती है। हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि आपने रैंकिंग के लिए जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया, वो आंकड़े ग्राउंड रियलिटी पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी आपने क्या किया, पूरा जो आपने सर्वे किया, वो आपने एक तरह से मेन होता है ना कि सर्वे जब आप करते हो तो आप ग्राउंड रियलिटी के लिए आप फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बट आपने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन डेटा के हिसाब से उठाई, जो डेटा इंटरनेट पे गिवन है उसके हिसाब से आपने जो है रैंकिंग दे दी। तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि हम ये नहीं कह रहे कि ग्लोबल इंडेक्स में हम बहुत हाई रैंक पर आते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि हम इतने पीछे रैंक पर आते हैं, क्योंकि हमारी सिचुएशन पाकिस्तान में हमारे इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बल्कि ये तो हमारे एक तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो इनके बाप ठहरे, तो इनसे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होगी हमारी। तो इस बात को लेकर यहाँ पर जो जर्मन की एनपीओ, इन्होंने साफ काउंटर करते हुए बोला कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल भी गलत, मतलब सही नहीं है, आपके किसी भी तथ्य पर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो दोनों के अंदर यहाँ पर फ्रिक्शन देखने को मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, चाहे हमारी रैंक कोई भी आई हो,
अगर रैंक अच्छी आई लेकिन अगर हमारे पे भुखमरी है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। रैंक से हमें कोई मतलब नहीं, बल्कि हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि भविष्य में या अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा पेट ना सोए। ठीक है, मेन तो हमारा मकसद जो है वो ये है। इसके बाद और अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आ रही है आर्मी एयर डिफेंस सेटअप अप प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ पर क्या चल रही है कि जैसे हमारा जो एयर डिफेंस है अभी क्या कर रहा है, कई सारी मिसाइल्स को बाय कर रहा है। अभी आपको पता ही होगा कि हमने कई सारे एग्रीमेंट्स वगैरह कई सारी कंट्रीज़ के साथ, बेसिकली रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, हम आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर डील करते ही रहते हैं। तो अभी उन डील की डिलीवरी अभी नहीं हो पाई, क्योंकि डील हमने कुछ 2019 में की थी, बट उनकी डिलीवरी क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा था इसलिए उनकी डिलीवरी प्रॉपर वे में नहीं हो पाई। तो उसकी के लिए बात आर्टिकल बोलता है कि जैसे फ्यूचर के अंदर अगर हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने का मतलब पहला तो होता है आप अपनी आर्मी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करो, और फिर आर्मी को सही तरीके से लड़ाई में लड़ने के लिए उनको वेपन्स या इक्विपमेंट्स दो जो कि हाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ड हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोलेगी। आर्टिकल बहुत छोटा है, मैं इस पर ज़्यादा भी डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कि जो हमारे मनमोहन सिंह हैं इनकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती नजर आई। छोटी सी न्यूज़ मैं आपको फिर भी बताता हूँ। ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये अभी इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दिल्ली के एम्स में ये एडमिट थे। बट अभी डॉक्टरों ने ये बोला कि इनकी जो हालात हैं वो पहले से धीरे धीरे सुधरते हुए रिकवरी मोड पर आ रहे हैं। और वैसे अगर हम इनकी एज की बात करें तो 89 ईयर ओल्ड है, मतलब कोई ज़्यादा मतलब हाँ एज तो हो ही रखी है, बट फिर भी अब इस एज में ये सारी चीज़ें तो होना बहुत ही लाजमी सी बात है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर केस स्टडी लेना चाहते हो, मतलब इनके बारे में जानना चाहते हो कि ये कौन थे कौन नहीं थे? अगर जानना चाहोगे तो बताना, मैं आपको इनके बारे में पूरी हिस्ट्री दूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे सबसे फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। मतलब इन्होंने, अगर आज आप मेरे से ये वीडियो ले पा रहे हो ना यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो याद रखना इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मनमोहन सिंह, जिन्होंने एलपीजी के कॉन्सेप्ट को ऑप्ट किया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मदद से। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं, अगर हमारे यहाँ पे साइलेंट थे, बिल्कुल ज़्यादा बोलते नहीं थे, ये करने पे बिलीव रखते थे। ठीक है, तो ये एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे। प्रधानमंत्री अच्छे नहीं बन पाए क्योंकि इनके पीछे सोनिया गांधी हमेशा इनको चलाती नहीं अपने कठपुतलियों की तरह, लेकिन जब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे इन्होंने कई सारे ड्रास्टिक मेजर डिसीजन ऐसे लिए जिनसे आज के डेट में इंडिया में काफ़ी अच्छे रिफॉर्म यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो अगर आपको इनकी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली इनके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा जिससे आपको पता चले इन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से यहाँ पर काम किए हुए हैं। ठीक है, इसका राइट हैंड साइड पर एक न्यूज़ आ रही है, डिटेंशन ऑफ HIV प्लस सेक्स वर्कर अपहेल्ड। यहाँ पर बात क्या चल रही है कि कई सारे जो हमारे प्रोस्टिट्यूशन जो एक्टिविटीज़ में लगे होती हैं वर्कर्स, तो उनके अंदर क्या है, उसमें एक लेडी है जिसको पिछले 2 साल से HIV/AIDS हो रखा है। अब जब वो इंटीमेसी लेवल पर आती है वहाँ पर उन चीज़ों को करती है, तो इससे क्या होगा कि जो HIV/AIDS है वो कैसी डिजीज है, फैलने वाली डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलनी शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो सीमन के थ्रू हो या फिर सलाइवा के थ्रू हो या कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं जिनके थ्रू वो फैल सकती है। तो यहाँ पर जो मुंबई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है, मतलब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि इस वुमेन को यहाँ पर जो है वो पकड़ के बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये खुले में रहेगी तो ये इन एक्टिविटीज़ को तो करेगी जिससे बाकी लोगों के अंदर भी कम्युनिकेबल डिसीज क्या होने लगेगी, फैलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा आर्टिकल था। इसके बाद और अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो यहाँ पर चलिए, सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन वर्क वंडर इन सुंदरबन। देखो यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, जब भी जैसे आंधी तूफान आते हैं तो बेसिकली क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। जैसे मान के चलो कि राजस्थान से तूफान आया, ठीक है, तो राजस्थान में जो बंजर भूमि है वहाँ की जो मिट्टी है वो तो अनउपजाऊ है। अब वो क्या करती है, जब हरियाणा और यूपी में घुसती है वो धूल, तो वो धूल क्या करती है, डेजर्टिफिकेशन कर देती है कि जो हरियाली है उसको वो डेजर्ट बना देती है, समझ लो। तो इससे कहीं ना कहीं जो सॉइल की फर्टिलिटी है या जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से खेती पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसे हमने सुंदरवन में देखने के लिए हमें मिला। चलो मैं आपको पहले नोट्स में से बताता हूँ सुंदरवन की रिगार्डिंग कि ये सुंदरवन आखिर है क्या, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो सुंदरवन ये हमारे जीएस पेपर नंबर 1 और जीएस पेपर नंबर 3 दोनों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, ये इतना बड़ा एक सुंदरवन का फॉरेस्ट है जिसमें इकोसिस्टम इतने बड़े लेवल पे पाया जाता है। बेसिकली ये हमारा बे ऑफ बंगाल और जो बांग्लादेश वाला इलाका है ना, वहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है इंडिया का ही पार्ट, नो डाउट। आप ये मत सोचना इंडिया का पार्ट नहीं है, ये हमारे इंडिया का ही पार्ट है, बट बिल्कुल बाउंड्री पर ये पड़ता है एक तरह से। ठीक है, ये हमारे पर सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, जो मैंगोवर फॉरेस्ट होते हैं ना उनमें ये सबसे बड़ा हमारा फॉरेस्ट है। अगर हम इसमें बात करें तो इस फॉरेस्ट के अंदर कई टाइप के जो रिजर्व्स हैं, जैसे अगर हम सुंदरवन टाइगर रिजर्व 1973 की बात करें, इसमें जो टाइगर्स हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। इवन ये नेशनल पार्क भी जिसको स्टैब्लिश किया था 1984 के अंदर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको 1987 के अंदर इंक्लूड किया गया। सुंदरवन की बायोग्राफी रिजर्व की बात करें तो 2001 के अंदर यूनेस्को ने इसको बायोग्राफिक रिजर्व का दर्जा
दर्जा दिया। सुंदरबन के अंदर जो इंडिया अगर हम बात करें तो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर पाई जाती है, जिसको 2019 में रिकॉग्नाइज भी किया गया। तो यानी सुंदरबन अपने आप में एक बहुत ही मतलब कह सकते हो बहुत ही बड़ा एक फॉरेस्ट है, जिसमें अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ के जो लोग नहीं बल्कि जानवर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मल्टी टाइप के जो आप कह सकते हो पेड़, वनस्पति और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो यहाँ पर बहुत मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, जिनको आपने कहीं और देखा भी नहीं होगा। वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमारे लिए पॉइंट क्या था, आर्टिकल ये बोल रहा था कि सुंदरवन जो है, जो उसकी सुंदरता है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, बिकॉज जिस तरह से आप देख पा रहे हैं आंधी तूफान आ रहे हैं, तो जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट का लेवल है वो सॉइल के अंदर कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या चले, चाइना मीडिया हेल भूटान डील ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पर क्या है कि आप जानते हैं भूटान के अंदर, मैंने परसों या शायद कल के न्यूज़पेपर में डिस्कस भी किया था कि चाइना क्या बोल रहा है कि हम भूटान के अंदर क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस करना शुरू करेंगे। और आप जानते हो चाइना कहीं भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है तो अल्टीमेटली वो अपने डेट ट्रैप में उस कंट्री को फंसाने की यहाँ पर कोशिश करती है। अब इनके चंगुल में कौन आ चुका है, भूटान आ चुका है। बट अभी तक इन लोगों ने ये डील डिस्क्लोज नहीं की कि कौन सी डील हुई है, कौन किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्ड किया जाएगा। बस यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि हाँ कुछ होगा, लेकिन वो क्या होगा अभी तक इन दोनों ही कंट्रियों ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर ये डिस्कस नहीं किया है, ना इसको डिस्क्लोज किया है, ठीक है। इसके बाद हम और आगे चले यहाँ पर। तो इस वाले पेज से कुछ खास नहीं है। इसके बाद और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस है। आप जानते हैं संडे के दिन हमारे पास जितने भी पिछले 6 दिन के अंदर आर्टिकल्स होते हैं या एडिटोरियल होते हैं, उनको यहाँ पर दोबारा से डिस्कस किया जाता है। तो अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ ये है, विल टाटा बी एबल टू टर्न अराउंड एयर इंडिया। आप जानते हैं अभी रिसेंटली रतन टाटा जी ने 18,000 करोड़ के अंदर एयर इंडिया को टेक ओवर किया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो इनका 61,000 का जो लॉस है, क्या उस लॉस को रिकवर कर लेने के बाद या उसको पे ऑफ करने के बाद क्या दोबारा से हम एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? क्या रतन टाटा के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उसको दोबारा प्रॉफिटेबल बना सकते हो? तो चलो पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री क्या है बताता हूँ कि बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है, तो आपको ये आर्टिकल ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि 1932 में जो जीआरडी टाटा, यानी रतन टाटा के जो फादर हैं, इन्होंने इस कंपनी को फॉर्म किया। और ये जब इन्होंने एयर एविएशन के अंदर इस प्लेन को बनाया, तो ये इतने ज़्यादा खुश थे उस चीज़ को लेकर कि जीआरडी टाटा खुद उस प्लेन को चला के लेकर आए थे, खुद उन्होंने फ्लाइट की थी। और ये बॉम्बे से कराची, उस दिनों पर कराची, अभी तो फिलहाल कराची पाकिस्तान में है, बट क्योंकि पाकिस्तान का डिवीज़न उन दिनों तो हुआ नहीं था, तो वो इंडिया का ही पार्ट था। तो ये पहली फ्लाइट जो है वो कराची टू बॉम्बे यहाँ पर भरी गई थी। और किसने भरी थी? रतन टाटा के फादर ने खुद इस प्लेन को चलाया था, जीआरडी टाटा जिनको बोलते हैं। तो जब रतन टाटा की ड्रीम कंपनी यानी 1932 में ये एयरलाइन बनके जब तैयार हुई, तो इंडिया की जो कंपनी है मतलब यहाँ पर उन्होंने इसका जो 1946 में जो नाम था वो रखा टाटा एयरलाइन, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया? टाटा, जो टाटा एयरलाइन थी इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया, ठीक है। अब आप जानते हो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अब हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, इसका नेशनलाइजेशन करेंगे, यानी हर प्राइवेट सेक्टर को बंद करके उसको गवर्नमेंट सेक्टर टेक ओवर कर लेगी। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी यहाँ जीआरडी टाटा से ज़बरदस्ती यहाँ पे उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1948 के अंदर अराउंड 49% स्टेक किसने बाय कर लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो पहले कभी प्राइवेट कंपनी थी, अब वो धीरे धीरे क्या होती हुई नजर आ रही है, एक पब्लिक कंपनी होती हुई नजर आ रही है। और 1953 के अंदर इन्होंने 100% शेयर उसके बाय कर लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। 2007 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को मर्ज कर दिया इंडियन एयरलाइंस से, ताकि एक बड़ी कंपनी यहाँ पर बन सके। 2012 के अंदर गवर्नमेंट ने ये देखा कि इसके अंदर क्या है, कई सारे लॉस होने शुरू हो गए और लॉस इतने बढ़ते चले गए कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ही खराब होता चला गया, लॉस यहाँ पर बढ़ते चले गए। तो मई 2018 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम चाहते हैं इसकी अपनी 76% होल्डिंग बेचना और बाकी जो 24% होल्डिंग है वो गवर्नमेंट अपने पास रखिए। तो जानते हो इस बिड के अंदर कोई भी यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि सबने ये कहा कि एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, ऊपर से गवर्नमेंट भी अपना स्टेक ले रही है इसके अंदर 24% का, तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। लेकिन 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम 100% होल्डिंग बेचने जा रहे हैं। तो 2-3 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें एक रतन टाटा थे, और फाइनली रतन टाटा ने अपने पापा की बनाई हुई कंपनी को वापस से खरीद लिया, वो भी 18,000 करोड़ के अंदर। तो पॉइंट ये उठ रहा है, क्या रतन टाटा अपने पास जो उन्होंने अपनी कंपनी जो उनके पापा की कंपनी थी उनको दोबारा से बाय कर लिया है, तो क्या वो इसको आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहाँ पर बात चल रही है
कि यहाँ पर पूरी बात ये है कि जो दीपम है, दीपम को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। इन्होंने ये बोला है कि जो भी इनका 61,000 करोड़ का जो लॉस है, ठीक है, उस लॉस में कुछ लॉस जो है वो हमारे रतन टाटा जी भरेंगे और ज़्यादातर लॉस ये गवर्नमेंट ही पे ऑफ करेगी, ठीक है। तो अब रतन टाटा जी का ये कहना है कि अब हम मैनेजमेंट को इस तरीके से मोल्ड करेंगे, यानी इस तरीके से करेंगे कि इसको प्रॉफिटेबल बना दे। देखो, प्राइवेट सेक्टर का मेन अच्छी अच्छी फिलॉसफी, अच्छी पकड़ किस पर होती है? उनके मैनेजमेंट पे। उनका मैनेजमेंट इतना हाईली स्किल्ड होता है कि लॉस मेकिंग कंपनी को भी प्रॉफिटेबल वो बना देते हैं। और रतन टाटा का एक ड्रीम है, वो चाहते हैं इंडिया का हर व्यक्ति, हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी फ्लाइट की टिकट बाय कर सके, यानी इतने चीपर रेट पर हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। हो सकता है आने वाले समय के अंदर रतन टाटा अपनी उस प्रोफिशिएंसी का फ़ायदा उठाकर ये काम कर सकते हो। और जो उनका सपना है कि हर व्यक्ति को जो टाइम को बचत बचत करने वाली चीज़ें वो यहाँ पर की जा सके, ट्रैवलिंग का टाइम यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके और अफोर्डेबल प्राइस पर ये जो एयरलाइन है उसकी सुविधा हर व्यक्ति तक पहुँचाई जा सके, ये उनका मोटो है। देखते हैं ये मोटो कब तक क्लियर होगा। तो यही एक आर्टिकल था यहाँ पर। इसके बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं वैक्सीन फॉर मलेरिया। अभी आप जानते हैं अभी रिसेंटली WHO ने क्या किया है, मलेरिया की जो वैक्सीन है उसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ के अंदर क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इसकी जो पहल है वो हमने सबसे पहले कहाँ की, साउथ अफ्रीका के जितने भी हमारे जो आउटडेटेड इलाके हैं उनके अंदर की है, जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ है उनके अंदर इस वैक्सीनेशन को लगाया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ पर जो मलेरिया है ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर है कि अराउंड आप देख सकते हैं 5 लाख से ज़्यादा केसेस इंडिया के अंदर पाए जाते हैं मलेरिया से, जिसमें अराउंड 94% डेथ केस इसके अंदर देखे गए हैं। तो मलेरिया आज की डेट में एक बहुत ही सीवियर डिसीज़ बन चुकी है, तो उसके लिए वैक्सीन का आना बहुत ज़रूरी था। अभी तो इस वैक्सीन को यूज़ सभी कंट्री को लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसा नहीं है रिसर्च वगैरह करने का, अभी ये उनके लिए यूज़ में लाया गया है। लेकिन हो सकता है धीरे धीरे ये क्या करेगा, हर जगह इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आर्टिकल। इसके बाद यहाँ पर है व्हाट इज एग्जिट ऑफ इंडियन कोल क्राइसिस। अभी इंडियन कोल क्राइसिस की यहाँ पर बात की जा रही है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कोयला है उसकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो थोड़ा कम हो गया है, मतलब जो कोयले से बिजली बनाई जाती है हाइड्रो पावर प्लांट से, वो धीरे धीरे बिजली कम होती है क्योंकि कोयला हमें मिल नहीं पा रहा है। कोयला सबसे ज़्यादा हम जो इम्पोर्ट करते थे वो ऑस्ट्रेलिया से करते थे, फिर चाइना से भी कर लेते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के अंदर कोल क्राइसिस चल रहा है, जिसके चलते हम उनसे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हमारे पर बिजली का जो प्रोडक्शन है जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अब जैसे दिवाली आने वाली है तो कंजम्पशन जो बिजली है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बट यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि कंजम्पशन तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर हमारे पास इतना कोल नहीं है कि हम उससे प्रॉपर बिजली प्रोवाइड करा पाएँ। तो यहाँ पर कहा यह रहा है कि अगर हम एक टाइम लोगों को बता दें कि हाँ भाई 4 से 5 बजे तक लाइट नहीं आएगी, तो लोग उस तरीके से अपना काम करेंगे। और थोड़े बहुत पावर कट करने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इससे हमें ये समझ आता है कि अब हमें जो है अपने सिस्टम को चेंज करना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अब हमें इलेक्ट्रिसिटी को किस पे कर लेना चाहिए, पूरा सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो जाना चाहिए, ताकि अब हमें कोल की डिपेंडेंसी पर ज़्यादा बेस्ड ना रहना पड़े। और आप जानते ही मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो भारत के ही अंदर है, वो भी राजस्थान के कांडला में स्थित है, ठीक है। चलिए, ये बात था, ये आर्टिकल था यहाँ पर छोटा सा। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है द लाइन ऑफ डिफेंस विद ग्रो पावर। अभी ये क्या है, जो हमारा BSF है, ठीक है, BSF की फुल फॉर्म क्या होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये क्या था कि जब हमारा पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो हम ये चाहते थे कि बॉर्डर पे कोई बड़ा इशू ना हो, इसलिए हमने स्पेशल फोर्स बनाई जिसका नाम क्या है, BSF। अब BSF को पहले क्या राइट दिए गए थे कि बॉर्डर इलाके से लेकर 15 किलोमीटर तक के एरिया में आप वहाँ पर पेट्रोलिंग कर सकते हो। इवन अगर आपको डाउट है तो वहाँ पर लोगों को पकड़ भी सकते हो और उस जगह को सीज भी कर सकते हो। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमने इसको बढ़ा दिया। इस लिमिट को, जो हमारी पहले लिमिट 15 किलोमीटर थी, बढ़ा के हमने इसको 50 किलोमीटर कर दिया। कितना कर दिया, 50 किलोमीटर कर दिया। तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल, पंजाब और आसाम के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये बोला कि भाई साहब आपने ये काम कैसे कर दिया, BSF की रेंज 15 किलोमीटर तक तो टॉलेबल थी, लेकिन आपने 50 किलोमीटर तक कर दी। आपने हमसे पूछा तो सेंट्रल ये बोलते हैं हम आपसे क्यों पूछेंगे, ये तो मुद्दा हमारा है। यहाँ स्टेट बोलते हैं ये मुद्दा तो हमारी लिस्ट का है, ये तो स्टेट लिस्ट की बात है। आपने यूनियन लिस्ट में रहकर काम करना था तो उसमें करते हैं ना। यूनियन लिस्ट में तो जो सिक्योरिटी फोर्स है वो तो सारी स्टेट लेवल पर आती हैं। तो मुद्दा अब आर्टिकल को लेकर चल गया। तो दोस्तों मैं आपकी जान, चलो पहले मैं आपको नोट्स बताता हूँ, नोट्स में से पढ़ाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर नोट्स में ये रहा। पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। बात ये है कि आप जानते हो हमारे भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 246, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 246। तो आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। आपको पता ही होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमें जो पावर मिली है वो यूनियन गवर्नमेंट को मिली है कि इन इन चीज़ों पर जो आप लॉस बनाओगे वो पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में कुछ कुछ चीज़ों की पावर किसके पास है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और
कौन करंट में, दोनों के पास है। तो मैं आपको बताता हूँ जो बीएसएफ या जो सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, ये मुद्दा हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके 15 किलोमीटर वाली लिमिट को बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारे ये 3 स्टेट है ना, वेस्ट बंगाल, पंजाब और आसाम, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो आपने किया है, क्या आपने हमसे पूछा? जब ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा है तो आपने अपनी तरफ से लॉ बनाने, हमसे पूछा तक नहीं। तो इस बात को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसाकसी चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। बट यहाँ पर गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये कहना है कि देखो, आप चाहे स्टेट लेवल हो या कोई भी हो, बट जब वॉर के बाद क्या होता है, 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो सिक्योरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लॉ बना लेने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोनों के अंदर क्या हो गए, फ्रिक्शंस पैदा हो गए हैं। तो आप समझिए फ्रिक्शंस के पीछे का रीज़न सबसे बड़ा क्या है। हमें इससे मतलब नहीं है कि बीएसएफ 15 किलोमीटर से 50 पर आ गए। मुद्दा ये है कि आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछा, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा, ये पूरा आर्टिकल जो है वो पिछले 2 दिन से छाया पड़ा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे चले तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का, तो ये देखो एचडीएफसी बैंक का हर बार, चाहे Q1 ले लो, Q2 ले लो, Q3, Q4, इनका जो प्रॉफिट है वो हमेशा इंक्रीज होता रहे। क्योंकि भाई साहब प्राइवेट सेक्टर में अभी सबसे बड़ी बैंक जो खेल रही है वो कौन खेल रही है, एचडीएफसी बैंक खेल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक चीज़ बोली गई कि देखो, इकोनॉमी को अगर हमें सही पटरियों पर लेकर आना है तो क्लाइमेट फाइनेंस हमें बनाना ही पड़ेगा। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट होता जा रहा है और इसकी वजह से कई सारे हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं उनका प्रोडक्शन कम होता रहा है, तो इसलिए क्लाइमेट फाइनेंस का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इकोनॉमी को यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आ रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स ज्वेलरी रोज 30% इन सेप्टेम्बर। आप जानते हैं जो ज्वेल्स और जेम्स वगैरह होती हैं ये इंडिया में बहुत अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है और हम इसका दबा के एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कहा गया कि सितंबर 2021 के अंदर इसका जो एक्सपोर्ट है अराउंड 30% से इंक्रीज होता हुआ हमने यहाँ पर देखा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा उतनी फॉरेन करेंसी हमारे पास यहाँ पर आएगी। ठीक है, चलिए, ये सारा हमारा फिर अपना वैसा सेक्शन हो गया जो हम कवर नहीं करते। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।